अपना करंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, जिसके अंदर अपन लोग ओम्स लॉ तक पढ़ चुके हैं। तो ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था कि V प्रोपोर्शनल टू I, जो कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वहां से अपन ने क्या किया था कि जो V प्रोपोर्शनल टू I किया था, ठीक है, फिर अपन जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज किया था, इक्वल टू में तो एक कांस्टेंट लेके आए थे R, जिसको बोला था रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या है आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन ने वर्ड यूज किया था रेजिस्टेंस, और इसकी जो यूनिट थी वो मैंने बोला था ओम। इसकी जो यूनिट थी वो बोला था ओम, क्योंकि जो साइंटिस्ट था उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया था, तो उसके नाम पर इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया ओम। ठीक है, जिसका सिंबल ये था बच्चों। ठीक है, जिसका सिंबल ये है। ठीक है, अब देखो, अब अपन आज रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं, जो आप लोगों ने वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखी है। ठीक है, देखो, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है बच्चों, वो एटम से मिलकर बना होता है। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे मान लो ये कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो एक मेरे पास एक ये मेटल का वायर है, मान लो सपोज दैट कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं बच्चों, एटम्स रहते हैं, और एटम्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स एटम्स रहेंगे। अब वो क्या है कि जैसे न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि ये न्यूक्लियस है मान लो, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और इसके आउटर ऑर्बिट जो रहती है बच्चों, इसकी जो ऑर्बिट रहती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव रहते हैं। फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे अपन ये न्यूक्लियस है इससे डिस्टेंस से जाते जाएंगे, मतलब जो आउटर मोस्ट जो सेल होगी, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट हो गया, आउटर मोस्ट जो सेल होगी, उसके अंदर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो वीकली बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड रहता है इसके साथ, या फिर जो फोर्स लगता है इनके बीच में, वो क्या रहता है, वीक रहता है। ठीक है, जिससे ये जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या होगा, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती ही, उनको मान लो अपन ने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, तो थोड़ी सी एनर्जी देती वो बॉन्ड उनका टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। मैंने क्या बोला कि बच्चों जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके जो आउटर ऑर्बिट रहता है बच्चों, ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से ऑर्बिट, लास्ट जो ऑर्बिट आता है, आउटर मोस्ट जो सेल होती है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट रहता है, उसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वो वीकली बॉन्डेड रहते हैं, वीकली उनका जो बॉन्ड रहता है वो वीक बॉन्ड रहता है। या फिर ऐसे बोल दो, इनके न्यूक्लियस और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत थोड़ा सा लगता है, उनके बीच का फोर्स यानी बॉन्ड जो रहेगा वो बहुत वीक रहेगा। ठीक है, जिससे इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही क्या होगा बच्चों, ये फ्री हो जाते हैं, यानी यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो सेल है इससे निकल के फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते रहते हैं उसके अंदर, इसके अंदर कंडक्टिंग जो अपना मटेरियल है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव करते रहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लो इसके अंदर ऐसे ये मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ऐसे जैसे मान लो एटम्स वगैरह रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, एटम्स रहेंगे, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो अपन इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से चल के यहां तक जाना है, या फिर ऐसे बोल दो कि जब अपन ये कंडक्टिंग जो मटेरियल है इसके पोटेंशियल डिफरेंस अपन या फिर बैटरी से इसको जोड़ देते हैं, तो पहले तो क्या होगा, जब ये फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस जो कंडक्टिंग अपना जो मटेरियल है इसके अंदर क्या होगा, ये रेंडम मोशन करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे अलग अलग रेंडम मोशन का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऐसे अलग अलग मोशन करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन ने इसके साथ बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ी, तो बैटरी जोड़ते क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, करने लगते हैं। अब वो मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे। जैसे मान लो इसके मैंने बैटरी जोड़ दी, इसकी मैंने बैटरी ऐसे जोड़ दी। ठीक है, बैटरी जोड़ दी, ये पॉजिटिव सी टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर चार्ज कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे।
ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये इधर की ओर आने लगते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन रहती है मूवमेंट की वो इधर हो जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं तो अपन लोगों ने सबसे पहले करंट क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज था, चार्ज रहते हैं यानी जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फ्लो होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है, इस सर्किट के अंदर करंट होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होने लगे तो मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो एक, ठीक है, इसको इधर आना है यहाँ पर, ठीक है। तो आएगा तो क्या होगा, ये कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनसे टकराएगा या फिर एटम से इनसे टकराएगा, ठीक है। तो इनसे जो टकराता है और जो अपोजिशन होता है बच्चों उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बच्चों जो नाम से ही पता लग रहा है कि रेजिस्ट करना, ठीक है, रुकावट पैदा करना, बाधा पैदा करना, ठीक है, वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पर किसमें बाधा करेगा, ये चार्ज के फ्लो में, यहां पर किसमें बाधा होगी, किसमें अपोजिशन होगा बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के फ्लो के अंदर, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या फिर ऐसे बोल दो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होगा बच्चों, अपोजिशन होगा, ठीक है। तो अपोजिशन वो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं इस मोशन को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। अपोज करना मतलब रोकना, एक तरीके से रोक ही रहा है ये, ठीक है। इससे टकराएगा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, पहले इससे टकराया, फिर इससे टकरा के इधर आया, फिर यहाँ आया, तो इस एक मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था उससे टकरा गया, फिर इधर गया, फिर इधर, तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये टकराता रहता है इनसे, जिससे क्या होगा बच्चों, करंट जो फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण। करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उनके कारण होगा करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इनकी जो मोशन हो रही है बच्चों वो कम हो रही है, उनकी जो गति है वो कम है, क्योंकि क्यों बच्चों, क्योंकि अदर जो एटम्स है, अदर इलेक्ट्रॉन्स है, उनसे कोलाइड कर रहे हैं, उनसे टक्कर कर रहे हैं, उस कोलिजन, ठीक है। तो वो जो कोलिजन होगी इनमें, ठीक है, उससे क्या होगा, उसमें अपोजिशन पैदा होगा। वो जो अपोजिशन होता है बच्चों उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या हो गया, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तो अपोजिशन पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कब, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में जो अपोजिशन होता है उसको अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इतना याद रखो बस आप लोग। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों की समझ में आई होगी, रेजिस्टेंस क्या है। तो बच्चों रेजिस्टेंस के लिए मैंने ये तो कहानी ऐसी बताई थी जनरल के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से, इनके अंदर ये जो मूव करते हैं करंट फ्लो होता है तब, तो वो मैंने कहानी बताई थी एक न्यूक्लियस का लेके, ठीक है, एक एटम लेके उसके अंदर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स बताए, आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो फ्रीली बॉन्डेड रहते हैं, जिससे क्या होगा, या फिर वीक बॉन्ड रहता है उनके अंदर, जिससे क्या होगा, ये बाहर फुदक के चले जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि एनर्जी मिली, ये बाहर फुदक के चले गए, ठीक है, फिर क्या होगा, ये इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब तक अपन इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तब तक क्या होगा, ये ऐसी गति करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग ये समझ सकते हो, ऐसे जैसे भीड़ भाड़ का कोई इलाका रहता है, उसके अंदर जो मान लो मेला लगा हुआ कहीं पर, ठीक है, वो भीड़ भाड़ होगी, सब लोग इधर उधर उनको जो पर्सन्स है उसके अंदर जो लोग हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स मान लो, वो क्या होते हैं, कोई इधर जाता है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे इधर उधर वो मूवमेंट होती है उनकी, ठीक है। मान लो कोई वहां पर कोई इंसिडेंट हो गया जिससे क्या हुई कि पुलिस आ गई वहां पर, ठीक है, और वो सबके पीछे दौड़ रही, या फिर ऐसे मान लो पुलिस नहीं, कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, वहां पर मान लो एक शेर आ गया तो भी भगदड़ मचती है। अब मान लो एक साइड से आ रहे हैं बहुत सारा, कोई भी मान लो शेर आ रहे हैं या फिर कुछ भी एक साइड से आ रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, वो सारे एक साइड में ऐसे मूवमेंट होगा क्योंकि उन पर फोर्स लग गया एक तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है जब अपन इसको बैटरी से जोड़ते हैं बच्चों, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है, जो रेंडम मूवमेंट होती है इनकी, वो क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर हो जाती है, ठीक है। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर हो गई, अब स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो ये जो अदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनसे कोलाइड करते हैं, उनसे उनकी कोलिजन होती है। अदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके अंदर आयंस रहेंगे, एटम्स रहेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी, इनसे क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। अब कोलाइड करने से क्या होगा, ये इनका जो फ्लो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, अपोजिशन पैदा हो रहा है। वो जो अपोजिशन बच्चों होता है उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही बच्चों होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना, अपोज करना, ठीक है। तो अब यहां पर किस चीज में अपोज हो रहा है, करंट के फ्लो में अपोज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो नहीं रहे इतनी जल्दी से, जिससे क्या हो रहा है, करंट कम फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट कम फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या उसका ज्यादा है, इसलिए क्या हो रहा है, करंट कम फ्लो हो रहा है। समझ में आई बात। तो ये थी बच्चों रेजिस्टेंस की कहानी।
तो देखो उसके बाद में देखते हैं अपन कि रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ पर, वायर की एरिया पर, टेम्परेचर पर, ठीक है, इन पर कैसे डिपेंड करता है वो सब देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो जो कोई वायर है उसकी लेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसकी लेंथ पर। जैसे मान लो कोई अपने पास डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ ऑफ द वायर, पहला क्या है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। मान लो सपोज करो मेरे पास दो वायर है, एक वायर है जिसकी लेंथ मेरे को दे रखी है L1, एक वायर जिसकी लेंथ L1 दे रखी है, एक दूसरा वायर है बच्चों जिसकी लेंथ मेरे को L2 दे रखी है। इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों वो सेम है, ठीक है, सेम मटेरियल के बने हैं, मान लो दोनों एल्यूमिनियम के बने हैं, और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों वो भी सेम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, इसका ये जो एरिया होगा ना बच्चों ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। मान लो यहाँ से एक गोल है ऐसे, तो इसका जो ये एरिया होता है ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। अब इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं, बस इनकी दोनों की जो लेंथ है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अपन को देखना है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो कोई भी जो कंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा, कंडक्टर का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, जब मैं कंडक्टर बोलूं तो मतलब बस वाला कंडक्टर नहीं बोल रहा, यहाँ पर कंडक्टर का मतलब है कोई अपन ऐसा मटेरियल ले रहे हैं जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो कंडक्टर होगा, और जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब है कि वो जो अपन ने लिया है, मान लो कोई वायर ही लिया है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कोई अपन ने ऐसी चीज ली है कि जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर का मतलब बस वाला कंडक्टर में समझना, ओके। देखो ये L1 और L2 लेंथ के दो वायर है मेरे पास, ठीक है। अब देखो अपन बोल क्या रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उनको अपोज करना, उनमें अपोजिशन हो रहा है, उसको अपन ने रेजिस्टेंस बोला था उनकी मोमेंट में। अब मान लो मैं ऐसे करता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है मान लो, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये है जिसको यहां से यहां तक जाना है। तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कौन से इलेक्ट्रॉन को करनी पड़ेगी, बोलो, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की तो मतलब ये परेशान भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि मान लो इसके मोमेंट में जो अपोजिशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ये ऐसे आएगा, कभी कोई इससे टकराएगा, कभी एटम, कभी आयन, कभी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराते 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 मतलब ऐसे ही यहां तक पहुंचेगा, और ये क्या होगा, थोड़ी देर ही परेशान होगा, मतलब थोड़ी सी इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या समझ में आया कि वायर की जो लेंथ होगी, वायर की लेंथ है वो जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वायर की लेंथ कैसे डिपेंड कर रही है, वायर की लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वायर की लेंथ क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यहां पर यही हो रहा है कि जितनी ज्यादा लेंथ है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी लेंथ कम है उसका रेजिस्टेंस कम है। ये कहानी मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बच्चों रेजिस्टेंस होता है वो कैसे डिपेंड करना है वो देखना अपन को। तो प्रोपोर्शनल की कहानी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है एक क्वांटिटी जितनी बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी उतनी ही बढ़ती है। तो यहां पर लेंथ को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे अपन उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यहां पर जितना ज्यादा कम करेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा कम होगा, ठीक है। ये कहानी यहां से समझ में आई होगी, तो रटने की जरूरत नहीं है। यहां से देखा आप लोगों ने कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही थी, तो इसलिए क्या हो रहा था बच्चों, अपोजिशन ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी क्या था, ज्यादा था। जितना ज्यादा अपोजिशन रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और जितनी लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो यहां से अपन लोगों ने एक चीज ये देखी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहा है बच्चों, कैसे डिपेंड कर रहा है बोलो, कि लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है अपने पास या कोई भी कंडक्टर है उसकी जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे बच्चों उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। पहली कहानी याद रहेगी लेंथ वाली। अब दूसरा अपन देखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस पर कैसे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस पर कैसे डिपेंड करेगा, कोई भी वायर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अब देखो अपन लोगों ने पहला रिजल्ट निकाल चुके हैं अपन। पहला रिजल्ट क्या निकाला अपन ने कि जो आर है बच्चों वो
लेंथ के वायर की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अपन दूसरा जो रिलेशन है वो निकालने वाले हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो, मैं मान लो मेरे पास सेम लेंथ के दो वायर हैं, सेम लेंथ के दो वायर हैं बच्चों, लेकिन उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, अलग अलग है। लेंथ सेम है लेकिन क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है बच्चों वो क्या है, सेम है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मान लो इसका ये A1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्या है, A2 है। मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब ऐसे समझ लो, वायर की मोटाई से समझ लो, वायर की मोटाई से समझ लो। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। दोनों की लेंथ क्या है बच्चों, इक्वल है। इसकी भी L लेंथ है, इसकी भी L लेंथ है, सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक है, अब अपन को देखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो, आप लोग सोचो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जब यहां से यहां तक मूव करेगा तो क्या होगा, और ये जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो क्या होगा। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला तो यहां पर मान लो और अदर इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, और भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये सारे हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो ये कंजस्टेड एरिया हो गया एक तरीके से, बहुत छोटा सा एरिया। एक मान लो सड़क है, वो पतली सड़क है, और एक ये वाली सड़क है मान लो चौड़ी सड़क है, उस पर अपन को गाड़ी चलानी है। तो आप लोग खुद बताओ मेरे को, पतली जो सड़क होगी, सकरी जो गली होती है, उसमें गाड़ी आप लोग आसानी से चला पाओगे, इसमें भीड़ भाड़ भी है, सकरी गली तो है ही, उसमें भीड़ भाड़ भी है। और दूसरा है चौड़ी सड़क है, ठीक है, दूसरी चौड़ी सड़क है, तो बोलो इसमें गाड़ी आप लोग आसानी से चला पाओगे या दूसरे वाली में। तो जो चौड़ी सड़क होगी, खुला हाईवे होगा, उसमें अपन आसानी से गाड़ी चला पाते हैं। तो यहां से क्या समझे अपन, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको गाड़ी मान ले। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें इनके पास जगह खूब होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके साथ कोलाइड करेगा ये, लेकिन इसमें क्या होगी, इसको जगह खूब मिल जाएगी चलने के लिए। तो क्या होगा, ये ऐसे आसानी से निकल के चला जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इनको क्या होती है कि इसको जगह कम मिलती है, क्योंकि ये क्या है, पतला वायर है या फिर पतला कंडक्टर है, पतली एक गली है, उसमें से जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको जगह कम मिलेगी, जगह कम मिलेगी तो इसमें क्या होगा, अपोजिशन ज्यादा होगा, इसको ज्यादा दिक्कत होगी यहां से यहां तक जाने में, और ये आसानी से निकल जाएगा बीच में जो जगह होगी वहां से। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या समझ में आया कि जो एरिया जितना ज्यादा है, एरिया जितना ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है। क्या मेरी बात समझ में आएगी, एरिया जितना ज्यादा है, क्या अपोजिशन उतना ही कम हो रहा है, अपोजिशन कम हो रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, उतना ही कम है। ठीक है, तो यहां से क्या देखा आपने कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझो, प्रोपोर्शनल का मतलब तो मैंने बताया कि इस क्वांटिटी को जितना बढ़ाते हैं ये क्वांटिटी उतना ही बढ़ती है, इस क्वांटिटी को जितना कम करेंगे ये क्वांटिटी, मतलब एक दूसरे क्वांटिटी पे ऐसे डिपेंड रहती है। कोई भी दो क्वांटिटी रहती है वो प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। अब कहानी आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी है, ये मान लो ए है, इसको जितना ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा ये क्वांटिटी उतनी ही कम होगी, और इसको जितना ज्यादा कम करूंगा ये क्वांटिटी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां से तो यही तो था कि जितना एरिया ज्यादा है, यानी जितनी जगह ज्यादा मिलेगी उसको, उसका अपोजिशन उतना ही कम होगा। कम होगा मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एरिया जितना ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना ही कम है, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये यहां पर देखा, तो ये बात समझ में आई कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया पर कैसे डिपेंड करता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये दो कहानी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लो, अच्छे से बताया है एग्जाम्पल लेके आराम से। ठीक है, अब ये अपन ने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो एरिया पर और लेंथ पर कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड कर दूं, इन दोनों को जो रिलेशन आया, इन दोनों को मैं कंबाइंड करके ऐसे लिख सकता हूं क्या, आप लोग खुद देखो, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। क्या इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो बच्चों, क्या इन दोनों को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिखा मैं, R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। ठीक है, क्योंकि R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L के, और R किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, A के। ठीक है, यही था सेम, तो इन दोनों को एक जगह करके लिख लिया मैंने। ठीक है, अब वही कहानी, अपन को इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर मैं इक्वल टू में चेंज करूंगा बच्चों, तो क्या होगा, एक मेरे को कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को मैं लेके आ गया K।
एक कांस्टेंट लेके आ गया के, ठीक है, और बाकी को ऐसे कैसे लिख दूं, ठीक है। अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो लेंथ और एरिया के साथ साथ किस पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ये जो कांस्टेंट होता है बच्चों इसको बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। ये क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोलते देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या तो रेजिस्टिविटी बोल दो या फिर क्या बोल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या होती है तो बच्चों ये समझते हैं, पहले ये देख लो यहां से, पहले ये समझो फिर आगे बताऊंगा आगे रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है। देखो ये मैंने क्या बोला कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैंने इक्वल टू में चेंज किया तो मैं कांस्टेंट लेके आ गया यहां पर, ठीक है, के कांस्टेंट लेके आ गया जिसको मैंने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों ये जो के है ना इसकी जगह कई कई बुकों में रो भी लिखा हुआ रहता है, ये भी काम में लेते हैं अपन, ठीक है, यहां पर लेकिन अपन के काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो के होता है बच्चों ये रेजिस्टिविटी होती है। अब इस के की अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं, इस के की ये जो रेजिस्टिविटी आई इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो वो क्या आएगी, देखो के को मैं एक साइड लिख लूं, मतलब इस के को यहां रखूं, सोचो इस के को मैंने यहां का यहां रख लिया, ठीक है। अब मेरे को इन एक और एल को इधर लेके आना है तो इनको मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी क्या आएगा आर ए अपॉन एल, अपॉन में चला जाएगा तो के इजिकल टू क्या आ गया, आर ए अपॉन एल। अब इसकी यूनिट निकालेंगे बच्चों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर जो रेलवे की एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी ये यूनिट आई थी, उसकी पूछी गई थी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो क्या होती है, यहां से निकालते हैं आप लोग आसानी से। देखो आर क्या है बच्चों, आर तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आप लोग बताओ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या, रेजिस्टेंस की यूनिट बच्चों ओम होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, और यहां जो एरिया है इस एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, और ये जो लेंथ है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। यूनिट का मतलब है उस क्वांटिटी को अपन किस में मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। एरिया जो होता है उसके आगे अपन एरिया जब भी निकालते हैं, आप लोग मैथ के अंदर एरिया निकालते हो तो आगे यूनिट क्या लिखते हो, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर लिखते हो। और जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं क्या होती है, ओम। तो इन दोनों इन सबको मैं एक साथ लिखूं तो क्या आएगा, ओम इंटू ए की क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन इस एल की क्या है बच्चों, मीटर, ये क्या आ गई मीटर, इस मीटर से एक मीटर ये कट गया, बोलो क्या बचा, ओम इंटू मीटर। तो यहां से जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या आई बच्चों मेरे पास, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो आप लोग क्या बताओगे, इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है बच्चों, ओम होती है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। अब ये है क्या रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन अगर अपन निकालना चाहें तो क्या आएगी, देखो अपने पास अभी अभी एक फॉर्मूला आया है, क्या फॉर्मूला आया कि R इजिकल टू रो ए अपॉन एल, R इजिकल टू रो ए, रो नहीं अपन ने के लिखा है यहां पर, के ए अपॉन एल, R इजिकल टू यह है मेरे पास, ठीक है। तो देखो R इजिकल टू के ए अपॉन एल, ठीक है। तो देखो ये जो k है यहां से अपन ने k निकाला था वो क्या आया था, ये आया था l अपॉन ए, ठीक है, R इजिकल टू, तो ये k निकाला था वो क्या आया था, R A अपॉन L, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई वायर लिया है, कोई कंडक्टर लिया है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, तो k क्या आएगा यहां से R मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1, तो k किसके इक्वल आ गया, R की। यानी अगर मेरे पास एक वायर है उसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर का वायर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ना वही क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर इज यूनिट, या इन यूनिट, एक यूनिट को अपन बोल सकते हैं यूनिट हो,
ठीक है, 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर ऐसे, ठीक है, उन दोनों को क्या बोल दिया, यूनिट। अगर कोई भी कंडक्टर है जिसकी लेंथ तो 1 मीटर है और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो जो कंडक्टर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, वही क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, when the area cross sectional area and length of that wire is unit। ठीक है, ये कहानी हो गई अपनी रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की यूनिट आप लोगों को खासकर याद रखनी है। रेजिस्टिविटी बच्चों होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, बोलो, उसकी यूनिट क्या होगी, ओम इंटू मीटर। क्या होगी, ओम इंटू मीटर। याद रखना आप लोगों को ये खासकर स्पेशल। ठीक है, तो देखो आगे उसके बाद में है बच्चों जो अपना कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस है बच्चों वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस को, वो देखना है। तो बच्चों जो मेटल्स होते हैं, काफी सारे मेटल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर अपन जब इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सब। ठीक है, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जो सेमी अपन तो इसलिए डायरेक्ट अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों जो मेटल्स होते हैं उसमें तो क्या होगा कि जो अपन जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी उसका जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन जितना ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, मतलब ऑपोजिशन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मतलब सेमीकंडक्टर होता है वो हाई रेजिस्टेंस पर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। या आप लोग आगे जाके 12th क्लास में इसको पढ़ोगे डिटेल से। सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर है, उसमें करंट फ्लो होता है तो वो कैसे होता है, फिर उनसे अपन कैसे आगे चल के जैसे बनाते हैं आईसी वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो आप लोग नेक्स्ट बड़ी क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ोगे। अभी तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ मेटल्स होते हैं, फ्यू मेटल्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE, ये बच्चों इनको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर बोला जाता है, आधे कंडक्टर। ठीक है, तो ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है बच्चों, जो मरकरी जो होती है पारा Hg, उसका 4.2 केल्विन पर 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि स्पेशल क्वेश्चन बनता है, एक लाइन दे रखी है आप लोगों के कि जो मरकरी होगी बच्चों उसका 4.2 केल्विन पर टेम्परेचर 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो मरकरी है उसका किस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, तो कितने पर हो जाएगा, 4.2 केल्विन पर। या फिर ऐसे पूछ ले कि जो मरकरी है उसका 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है 4.2 केल्विन। ओके, फिर देखो कि जो अब जैसे वायर है बच्चों, कंडक्टर होते हैं, वो जैसे एल्यूमिनियम का भी बना हुआ हो सकता है, गोल्ड का भी बना हुआ हो सकता है, कॉपर का भी बना हुआ हो सकता है, सिल्वर का भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होगा वो मटेरियल पर कैसे डिपेंड करेगा, मटेरियल्स पर कैसे डिपेंड करेगा। तो बच्चों जो एल्यूमिनियम के वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में जो गोल्ड के जो वायर होंगे उनका रेजिस्टेंस बच्चों क्या होगा, उससे थोड़ा कम होगा। उसके बाद में कॉपर का जो वायर होगा उसका और सबसे कम रेजिस्टेंस बच्चों होता है किसका, सिल्वर वायर का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा बच्चों, एल्यूमिनियम का, फिर उससे कम गोल्ड का, फिर उससे कम कॉपर का, सबसे कम होता है सिल्वर का, चांदी का। तो अब ऐसा भी बोला जाता है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, मतलब वो क्या होगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप लोगों ने ये पहले केमिस्ट्री में इधर सुना भी होगा ये लाइन ऐसे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर होगा।
ठीक है। तो इनमें से आप लोगों को पूछा जाए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर, और सबसे बैड कंडक्टर कौन सा है बच्चों, एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। तो आप लोगों को ये सीरीज याद रखनी है ऐसे कि ठीक है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, फिर गोल्ड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, ये तो क्या हो गया इनका रेजिस्टेंस का सीरीज हो गई। अब जो बच्चों एक होती है कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ऐसे समझ लो कि करंट सबसे ज्यादा फ्लो हो रहा हो जिसके अंदर, वो इसके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो होगा, सिल्वर में होगा, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है। फिर किसमें होगा, कॉपर में होगा, फिर किसमें होगा, गोल्ड में होगा, फिर किसमें होगा, एल्यूमिनियम में होगा। तो अपन ऐसे लिख सकता हूं, सबसे ज्यादा किसमें होगा, सिल्वर में, फिर किसमें होगा, कॉपर में, फिर किसमें होगा, गोल्ड में, फिर किसमें होगा, एल्यूमिनियम में। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो वायर लगाते हैं, ये अगर मान लो सिल्वर में रेजिस्टेंस सिल्वर का सबसे कम है, यानी सिल्वर में अपोजिशन सबसे कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो में अच्छा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो वायर है बच्चों, ये अपन सिल्वर के क्यों नहीं लगाते, चांदी के क्यों नहीं लगाते? तो बच्चों ये क्या होते हैं, दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि जैसे मान लो पोल पे बाहर वायर लगा के चले गए बिजली विभाग वाले, फिर पता चला दूसरे दिन वो वायर मिले ही नहीं, लोग ही उनको चोर के ले गए, चोरी हो गई। ठीक है, तो रीजन इसका, वैसे तो रीजन पूछे तो क्या होगा, ये एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इनके वायर अपन नहीं लगाते हैं। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम के वायर अपन लगा लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में अपन को मिल भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं ज्यादातर, कॉपर के भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के ध्यान में रहेगा ये सबसे किस में होगा, एल्यूमिनियम में, फिर गोल्ड में, फिर कॉपर में, फिर सिल्वर में। ठीक है, तो ये बात हुई अपने रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब देखो इतनी कहानी आप लोगों की क्या अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन एक सवाल करते हैं। सवाल ये है बच्चों, सवाल ये दे रखा है, अपन ने जो एक फॉर्मूला देखा है उसमें अपने एक सवाल दे रखा है कि जो दो वायर है बच्चों अपने पास। ठीक है, दो वायर हैं, ठीक है, जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। पहली बात तो ये देखो, जो रेजिस्टिविटी अपन ने अभी देखी थी, जो रेजिस्टिविटी देखी थी, के की वैल्यू जो देखी थी, वो क्या आई थी, आर एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूले में तो एल और ए दिख रहा है अपन को, लेकिन बच्चों ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। ये ओनली किस पर डिपेंड करती है कि जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, या फिर वो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, या फिर वो सिल्वर का बना हुआ है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, मतलब वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओनली एंड ओनली किस पर, मटेरियल पर। वो बच्चों लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो देखो ये चीज याद रखना आप लोग, किस पर डिपेंड करेगी, ओनली मटेरियल पर। अब क्वेश्चन अपना ये है कि दो वायर है मेरे पास, ठीक है, जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, दो वायर हैं जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनकी लेंथ भी सेम है। मतलब ये है कि ये मेरे पास दो वायर हैं, समझ लिया, ये एक वायर है, एक ये वायर है, दोनों मान लो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। ठीक है, मटेरियल क्या हो गया, सेम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और उनकी जो बच्चों लेंथ है वो भी क्या हो गई, सेम हो गई, उनकी लेंथ भी सेम हो गई, यानी L1 बराबर क्या हो गया, L2। ठीक है, और अगर ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी क्या इक्वल होगी, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि जो रेजिस्टिविटी रहती है बच्चों वो किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है ओनली। तो सेम मटेरियल के हैं तो दोनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम है। अगर अलग अलग के होते तो अलग अलग होती रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो यहां लिख दूं मैं, तो इन दोनों की लेंथ भी क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों का जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि टू वायर्स आर मेड ऑफ, ईच आर मेड ऑफ, ठीक है, उसके बाद दे रखा है इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, सेम लेंथ है, और क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है अपन को, रेशियो दे रखा है 2:11। ठीक है, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रेशियो है वो है 2:11। ठीक है, तो अपन को बताना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर कितना रेशियो होगा। क्या क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया? क्वेश्चन ये दे रखा है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन, कि कोई भी दो वायर हैं जो सेम लेंथ के हैं, ठीक है, सेम लेंथ के हैं और सेम मटेरियल के हैं, बस उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका ये रेशियो दे रखा है, मतलब एक पतला वायर है एक मोटा वायर है। ठीक है, अपन को उनका रेजिस्टेंस है उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या अपने पास बच्चों ध्यान से देखो,
अपने पास रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आया था, के एल अपॉन ए। अब पहले वायर के लिए ले रहे हैं रेजिस्टेंस, तो R1, पहले वायर के लिए के क्या है K1, L क्या है L1 मान ली, ये क्या मान लिया L2। ठीक है, अब दूसरा वायर लिया मैंने R2, उसके लिए मैंने K2 मान लिया, L2 और A2। ठीक है, अपन को इनका रेशियो निकालना है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है बच्चों, क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, क्या इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, क्योंकि अपन को रेशियो तो निकालना है, R1 अपॉन R2 निकालना है। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखो, ये जो L1 और L2 दोनों बराबर है, मतलब ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो मतलब L1 और L2 दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये जो K1 और K2 है ये भी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है, फिर अपने पास बचा क्या, 1 अपॉन A1 अपॉन 1 अपॉन A2, क्योंकि ये सारी चीजें कट गई, ऊपर वाली यहाँ 1 बचा, यहाँ भी अपॉन A1, फिर ये भी कट गई सारी, एक 1 बचा, फिर नीचे क्या बचा A2। अब ये क्या होगा, ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये इधर जाता है और लास्ट वाला ऊपर ही ऊपर, तो क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 कैसे आ गया A2 अपॉन A1। अब अपन को देखो A1 अपॉन A2 का रेशियो दे रखा है, A1 अपॉन A2 क्या दिया हुआ है 2:11 दिया हुआ है, तो यहां से अगर मैं A2 अपॉन A1 निकालूं तो क्या ये पूरी संख्या रिवर्स हो जाएगी, इसको ऊपर ले गया इसको नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा 11:2 हो जाएगा। ठीक है, 11:2 हो गया ना, तो यहां से रेजिस्टेंस का जो रेशियो क्या आ गया बच्चों 11:2। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एक बार दोबारा से देख लो आप लोग। क्वेश्चन ये दे रखा है कि दो वायर हैं बच्चों, वो दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, पहली लाइन ये दे रखी है। ठीक है, देख लो पहली लाइन ये सेम मटेरियल बोल दिया, तो बिना सोचे समझे अपन को देखना है कि उन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों सेम होगी, क्योंकि मटेरियल पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बच्चों सेम होगी। उसके बाद में बोला है कि जो वायर है उनकी लेंथ भी सेम है, मतलब पहला वायर की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है, तो दोनों क्या हो जाएगी L1 बराबर L2 हो जाएगी, सेम बोल रखा है। फिर आगे बोला है कि उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों, उसका जो रेशियो अपन को दे रखा है कि उन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना A1 और A2, A1 ये है A2, L1 बराबर L मान L और ये L2, दोनों क्या है इक्वल है, सेम मटेरियल के, मान लो एल्यूमिनियम के हैं, कॉपर के हैं, किसी के मान लो। ठीक है, ये दे रखा है। फिर अपन को बोला है कि उनका जो रेजिस्टेंस होगा दोनों वायर का, उसका रेशियो कितना होगा, उन दोनों में रेजिस्टेंस में कितना रेशियो होगा वो निकालना है। तो मैंने R का फॉर्मूला लगाया, R इजिकल टू KL अपॉन A, और दूसरा R2 का लगाया, R2 इजिकल टू K2 L2 अपॉन A2। ओके, अब देखो अपन को क्या करना है, R1 और R2 का रेशियो निकालना है, तो मैंने वो जो दोनों इक्वेशन थी उनको डिवाइड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि K2 था वो K1 से कट रहा था, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों इक्वल है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 है, तो यहां पर 5 आएगा, यहां पर 5 आएगा, 5 से 5 कट गया। फिर देखो जो L1 और L2 है, L1 की वैल्यू मान लो 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है। ठीक है, तो यहां पर 4 आएगा और यहां पर भी 4 आएगा, तो 4 से 4 मर गया, बचा क्या A1 बचा और A2 बचा, यहां पर 1 बचा तो 1 अपॉन A1 बचा ऊपर, यहां पर क्या बचा 1 अपॉन A2 बचा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको ट्रांसफर कैसे करते हैं, इन दोनों पास पास वाली को पास पास में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूर दूर वाली को दूर दूर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब सबसे नीचे जो होगी उसको